हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 21 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज जो है वो पेगासस स्पाईवेयर के बारे में है। तो आपको ये पता होना चाहिए पेगासस एक स्पाईवेयर है और ये इजरायली फर्म एनएसओ द्वारा बनाया गया है। अब इंडिया में भी ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि इसको यूज किया जा रहा है पेगासस स्पाईवेयर, और अपोजिशन के फोन टैप किए जा रहे हैं, एक्स इलेक्शन कमिश्नर के फोन टैप किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कितनी ट्रू है कितनी फॉल्स है ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पेगासस एक स्पाईवेयर और इजरायली फर्म द्वारा बनाया गया है। सेकेंड न्यूज है, 2/3 ऑफ इंडियंस हैव कोविड एंटीबॉडीज, 40 करोड़ स्टिल एट रिस्क, आईसीएमआर। तो एक सीरो सर्वे किया गया था जिससे ये पता चला है अप टू 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन अबव द एज ऑफ 6 हैव ऑलरेडी बीन इन्फेक्टेड विद द कोरोना वायरस। लगभग 2/3 पॉपुलेशन 6 से ऊपर एज की कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है। ये लेटेस्ट नेशन वाइड सीरोलॉजिकल सर्वे द्वारा पता चला है जो कि आईसीएमआर ने किया था। दैट स्टिल लीव्स अबाउट 40 करोड़ पीपल हु आर ससेप्टेबल टू द वायरस। तो इसके बाद अभी लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वायरस के लिए अभी भी ससेप्टेबल हैं। और ये सीरो सर्वे कब कंडक्ट किया गया था? जब सेकेंड वेव सबसाइड होना शुरू हो गई थी तो तब कंडक्ट किया गया था। तो ये ज्यादातर ट्रू ही है जो भी है। तो अभी की सिचुएशन दिखाती है कि क्या चल रहा है। हम आगे चलते हैं। इसमें बेसिकली ये बताया गया 67.6% वर फाउंड टू हैव देम, जिसमें एंटीबॉडीज पाई गई। पहली बार पहला किसी सीरो सर्वे में जो माइनर्स हैं एज ग्रुप 6 से 17 उनको भी इंक्लूड किया गया। द फैक्ट दैट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑलरेडी बीन इन्फेक्टेड। तो इससे ये पता चला है 2/3 पॉपुलेशन तो इन्फेक्ट हो ही चुकी है। तो विद द सीरो प्रेवलेंस फाउंड टू बी सेम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फ्रेश राउंड ऑफ इन्फेक्शन एज सीवियर एज द सेकंड वेव वाज। तो हो सकता है जो थर्ड वेव आए वो इतनी ज्यादा कंटेजियस ना हो जितनी की सेकंड वेव थी। मोर सो बिकॉज एटलीस्ट 32 करोड़ पीपल हैव रिसीव्ड एटलीस्ट 1 डोज ऑफ द वैक्सीन। तो अब वैक्सीनेशन भी हो चुका है लोगों का, लगभग 32 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। तो इसमें कंसिडरेबल ओवरलैप भी होगा कि जो लोग इन्फेक्ट हुए हैं और जिन्हें वैक्सीनेशन लग चुकी है। तो इन दोज हु हैव गॉट द वैक्सीन, बट द टू फिगर्स टुगेदर मीन दैट ओवर 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द एज ऑफ 6 कैन बी एक्सपेक्टेड टू हैव डेवलप्ड सम सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी। तो अब जिनके अंदर एंटीबॉडीज है और साथ ही कुछ लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है, तो इसमें कुछ लोग ओवरलैप भी कर रहे होंगे। लेकिन तब भी हम इस अंदाजे पे पहुंच सकते हैं कि 70% लोग तो होंगे जिन्होंने कोई ना कोई इम्यूनिटी तो डेवलप कर ही ली होगी अगेंस्ट द कोविड। आगे चलते हैं। यहाँ पर बात है एवियन इन्फ्लुएंजा। तो एवियन इन्फ्लुएंजा हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज होती है जो कि इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की वजह से होती है। और ये जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरसेस है ये मेनली पोल्ट्री और चिकन और टर्कीज इन सबको इन्फेक्ट करते हैं। बेसिकली ह्यूमंस में स्प्रेड नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग इन्फेक्टेड बर्ड्स के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हो सकता है कि वो इन्फेक्ट हो जाए इस वायरस से। कैन कॉन्ट्रैक्ट द H5N1 फ्लू बट अकॉर्डिंग टू द WHO, लेकिन WHO के माने तो ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। द WHO has also pointed out that there is no evidence for the virus to spread through properly prepared and cooked poultry as the virus is sensitive to heat। अब अगर कोई चिकन या टर्की इन्फेक्टेड भी है एवियन इन्फ्लुएंजा से, लेकिन अगर उसे प्रॉपरली कुक करके खाया जा रहा है तो ऐसे कोई एविडेंस नहीं पाए गए हैं कि वो ट्रांसफर हो सकता है ह्यूमंस में। क्योंकि ये जो वायरस है वो सेंसिटिव टू हीट होता है, अगर हीट पे इसे पकाया जाएगा तो वो अपने आप ही वायरस मर जाएगा। एंड द वायरस इज सेंसिटिव टू हीट एंड डाइज इन कुकिंग टेम्परेचर्स, हाउएवर इट कैन बी डेडली। लेकिन अगर एक बार पर्सन इन्फेक्ट हो गया तो ये काफी डेडली होता है क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट ऑलमोस्ट 60% होता है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा किससे होता है? इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस से होता है, इजिली ह्यूमंस में स्प्रेड नहीं होता है। बस ये सारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हाइब्रिड पावर की बात की गई। तो हाइब्रिड पावर क्या होता है? तो हाइब्रिड पावर मिक्सचर होता है सोलर और विंड पावर का, जिसमें लगभग एक जो कंपोनेंट है तो होता है वो 33% तो होना ही चाहिए। तो हाइब्रिड पावर आपको ये पता होना चाहिए सन और सोलर और विंड पावर का मिक्सचर होता है। आप ये मत समझ लेना कि फॉसिल फ्यूल पावर और रिन्यूएबल एनर्जी का मिक्सचर होता है, ऐसा नहीं है। An advantage of hybrid power is optimum cost utilization of the power evacuation network in loading of the transmission lines, as solar power is available during the day and wind power is available round the clock। तो काफी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है कॉस्ट का, क्योंकि सोलर पावर दिन में मिल जाती है और विंड पावर तो 24/7 रहती है। तो ये काफी अच्छी चीज है हाइब्रिड पावर। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। यहाँ पर बेसिकली ये न्यूज आ रही थी जो सीबीएसई उसने ये डिसीजन लिया जो प्राइवेट स्टूडेंट्स है उनके लिए एग्जाम्स कराए जाए, बाकी नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम ना कराए जाए। तो ये प्राइवेट स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि या तो अपने एग्जाम्स को रिपीट कर रहे हैं या तो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मतलब उन्होंने एक साल बोर्ड्स दे लिए लेकिन वो नेक्स्ट ईयर फिर से और अच्छे मार्क्स के लिए देना चाहते हो। तो अब जब सबके एग्जाम्स कैंसिल हुए तो प्राइवेट स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जो सबके लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो उनके लिए भी होना चाहिए। तो ये वाली न्यूज है। हम आगे चलते हैं।
यहाँ पर इंडिया बन जाएगा पहला कंट्री जिसने डीएनए बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन बनाई है। तो जाइडस कैडिला विच इज अप्लाइड फॉर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ऑफ इट्स डीएनए वैक्सीन, तो जाइडस कैडिला ने बनाई है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया है। तो इंडिया पहला कंट्री हो जाएगा जिसने डीएनए बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन बनाई है। तो जाइडस कैडिला इसका नाम है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर यहाँ पर बेसिकली ये है कि पेगासस स्पाईवेयर का यूज स्टूडेंट एक्टिविस्ट के फोन को टैप करने के लिए यूज किया गया, उनको भी हैक किया गया। तो द प्रोजेक्ट्स इंडियन पार्टनर द वॉयस सेट फॉर्मर जेएनयू स्टूडेंट्स उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य एंड बंचोत सना लाहिरी आर नेम्ड इन द डेटाबेस। तो इन सब पर भी यूज किया गया। अभी रिपोर्ट्स कितनी ट्रू है तो बाद में ही पता चलेगा। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो 97th अमेंडमेंट एक्ट है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, तो एससी ने उसके कुछ प्रोविजन को कॉश कर दिया। वो इसलिए कॉश कर दिया क्योंकि जो वो प्रोविजन थे वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए एक्सक्लूसिवली स्टेट लेजिस्लेचर उन पर लेजिस्लेट कर सकता था। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आपको इन प्रोविजंस में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की रेटिफिकेशन लेनी पड़ेगी, जो कि ली नहीं गई। The Supreme Court on Tuesday struck down certain provision of the Constitutional Act 2011 insofar as it introduced clauses dealing with the working of the cooperative societies working within a state। क्योंकि एससी का ये कहना है ये सारे सब्जेक्ट मैटर स्टेट लिस्ट में फॉलो होते हैं, तो स्टेट लेजिस्लेचर ही इस पे होली लेजिस्लेट कर सकता है। और अगर इसमें कोई भी चेंज करना है तो इसमें लगभग 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन चाहिए ही होगा। तो ये आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा भी होगा कि कोई भी चीज अगर फेडरल प्रोविजन पे कोई फर्क डालती है तो स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन उसमें इंपॉर्टेंट होता है। लगभग हाफ ऑफ द स्टेट्स उसको रेटिफाई करें। हम आगे चलते हैं। द शेडो ऑफ पेगासस, तो ये पेगासस के बारे में ही पहले तो सबसे पहले ऑथर ने बोला प्राइवेसी का मतलब क्या होता है। तो प्राइवेसी इज नॉट अबाउट द विश टू हाइड एज इट ऑफन असर्टेड, इट इज अबाउट हैविंग अ स्पेस ऑफ वंस ओन वेयर आवर थॉट्स एंड बीइंग आर नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ समवन एल्स पर्पसेस। मतलब ये वो स्पेस होना चाहिए जहां पर आप अपने थॉट्स को रख सकें। साथ ही इट इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ डिग्निटी एंड एजेंसी, और ये डिग्निटी और एजेंसी का एक एसेंशियल कॉम्पोनेंट भी होता है। सो सर्वेलेंस नीड्स टू बी ट्रीटेड एज अ मॉरल एफरेंट, तो ऐसे जैसे सर्वेलेंस किया जा रहा है पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा, तो ये सारी चीजों को हमें ट्रीट करना चाहिए जैसे ये आपकी डिग्निटी और एजेंसी पर फर्क डाल रहे हैं। For starters, the allegation that the phones of the woman who had complained of sexual harassment against the former chief justice, तो आपको पता होगा रंजन गोगोई के अगेंस्ट एक वुमेन ने सेक्सुअल हेरेसमेंट का केस लगाया था, तो उस वुमेन का फोन भी टैप किया जा रहा है। द एलिगेशन दैट द फोन्स ऑफ द वुमेन हु हैड कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट द फॉर्मर चीफ जस्टिस एंड देयर फैमिली माइट हैव सब्जेक्ट टू दिस फॉर्म ऑफ सर्विलेंस इज चिलिंग, तो अगर उसके खिलाफ भी ऐसा सर्विलेंस हो रहा है तो काफी चिलिंग वाली बात है। तो सुप्रीम कोर्ट हैंडल्ड द मैटर इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरली सॉर्डेड वे, और ये वाला जो मैटर था ऑथर ने ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरली सॉर्डेड वे में किया, नेचुरल जस्टिस को वायलेट कर दिया, साथ ही कोई प्रोसीजरल प्रोप्रायरिटी नहीं हुई। ये सारी चीजें ऑथर ने बोली। इन हाउस के द्वारा डिसाइड किया गया केस। द सेकेंड बिग इंस्टीट्यूशनल स्टेक इज द इंटेग्रिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, मतलब अगर आप जैसे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के फोन हैक करा रहे हो, इलेक्शन कमीशन के फोन हैक हो रहे हैं, पॉलिटिकल कलीग्स, तो अगर उनको इस सर्विलेंस में डाल रहे हो तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की इंटेग्रिटी पर यह चीज खतरा है, क्योंकि लोगों का फिर लेस कॉन्फिडेंस होगा इन सारी चीजों में। आगे चलते हैं। द नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस ऑफ दीज रेवलेशंस आर इनॉर्मस। The explosive growth of surveillance technology vendors is a global security and human rights problem। अब जैसे सर्विलांस है, लोगों पर सर्विलांस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के द्वारा इतना ज्यादा सर्विलांस किया जा रहा है, तो ग्लोबल सिक्योरिटी का मुद्दा है ही है, साथ ही ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम भी है। पहले सिर्फ ये माना जाता था जो चाइना है वो अपने ह्यूमन राइट्स को सप्रेस कर रहा है, लोगों पर सर्विलांस कर रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स जैसे कि इसराइल, तो ये एनएसओ जो फर्म है वो इसराइल की ही है ना जिसने सर्विलेंस टेक्नोलॉजी बनाई है, साथ ही यूके, ये लोग भी सर्विलेंस टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और दूसरे स्टेट्स को सेल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, दैट आर सेलिंग टेक्नोलॉजी फॉर डीपनिंग द सर्विलांस पावर्स ऑफ स्टेट्स। या इससे मतलब ये समझ आता है जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स भी हैं वो भी ह्यूमन राइट्स को सप्रेस करने में पूरा साथ दे रहे हैं। इंडियन पुलिस, अब ये ऑथर ने एक बुक कोट की है रिक्लेमिंग द इंटरनेट फॉर सिविल सोसाइटी, जिसमें उन्होंने ऐसा बताया, उस बुक में ये लिखा है कि इंडियन पुलिस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज आर हेवी यूजर्स एंड अब्यूजर्स ऑफ एनएसओ स्पाईवेयर। तो जो एनएसओ का स्पाईवेयर है वो इंडियन पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज को ज्यादा ही यूज कर रहे हैं। One can concede that other democracies are probably also not virtuous। तो अब जैसे ये आ रहा है कि एनएसओ स्पाईवेयर इंडिया यूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं बाकी डेमोक्रेसीज नहीं यूज कर रही हैं, बाकी डेमोक्रेसीज भी यूज कर रही हैं।
अदर्स आर प्रोबेबली यूजिंग सोफिस्टिकेटेड होम ग्रोन सर्विलांस टेक्नोलॉजीज। जैसे हमने क्या किया, हमारे पर ये रिपोर्ट आ रही है कि हमने इसराइल का सर्विलांस टेक्नोलॉजी लिया, बाकी डेमोक्रेसीज अपना सर्विलांस नेटवर्क बना के लोगों पर सर्विलांस कर रही है। तो इफ पेगासस इज प्रेजेंट इन इंडिया वी स्टैंड आउट बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ क्लब ऑफ मोस्टली अथॉरिटेरियन एंड सेमी अथॉरिटेरियन स्टेट्स। तो अगर पेगासस इंडिया में प्रेजेंट है, जो कि अभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज डिनाई कर रही है कि पेगासस इंडिया में नहीं है, तो वी स्टैंड आउट बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ ए क्लब ऑफ, तो अब हम मोस्टली अथॉरिटेरियन या सेमी अथॉरिटेरियन स्टेट्स में आएंगे अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे सर्विलांस करने के लिए। इट डज नॉट स्पीक वेल ऑफ अस एज अ डेमोक्रेसी। अगर हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी खुद को बताते हैं, उसके बाद हम सर्विलांस कर रहे हैं, तो ये हमारे बारे में कोई अच्छी चीज नहीं बता रही है। इट ऑल्सो डज नॉट स्पीक वेल ऑफ अस एज अ केपेबल स्टेट। इफ आर कैपेबिलिटीज आर सो लो दैट प्राइवेट फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स आर रैम्पेंट, इट इज प्रोबेबली ऑल्सो एन इंडिकेशन दैट वी हैव नो मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स। पेगासस सिर्फ एक सर्विलांस टूल नहीं है, साइबर वेपन है जो कि इंडियन पॉलिटी में अनलीश किया गया है। इवन इफ ऑथोराइज, अगर ये ऑथोराइज भी, अगर लॉफुली भी ये किया जा रहा है, द यूज ऑफ पेगासस एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पोर्ट्रे करता है। हु एल्स विल हैव एक्सेस टू दैट इन्फॉर्मेशन? अब पेगासस जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, किसको उस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होगा, उससे कितनी जियोपॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस होने वाली, ये सारी बातें तो देखने वाली बात है। लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स बहुत ही मेंडेशियस। गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज करेक्ट इन सेइंग दैट मेयरली लिस्ट ऑफ नेम्स डज नॉट प्रूव एनीथिंग, कि अगर डेटाबेस पर सिर्फ लोगों के टेलीफोन नंबर्स आ गए तो उससे ये नहीं पता लगाया जा सकता कि हाँ इनके फोन हैक हो रहे हैं। बट एटलीस्ट 10 फोन्स हैव बीन फाउंड टू बी कंटामिनेटेड। बट एज पर ऑथर लगभग 10 फोन्स तो कंटामिनेटेड पाए गए हैं। द गवर्नमेंट इज इंसिनुएटिंग अ कॉन्स्पिरेसी इन दीज रेवलेशन। अब गवर्नमेंट ने बोला कॉन्स्पिरेसी, मानसून सेशन शुरू होने वाला था, उससे पहले ये सारी कॉन्स्पिरेसी रची गई है। फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट नो हु रिवील्ड द एनएसओ लिस्ट, कि किसने एनएसओ लिस्ट निकाली, किसने डेटाबेस निकाला कि इस पर ये फोन नंबर्स हैं, एंड व्हाई। मे बी द इंटेंट बिहाइंड द विसल ब्लोइंग वाज नॉट बेनाइन। हो सकता है कि जिसने विसल ब्लोइंग की है उसका इंटेंट भी अच्छा ना हो, तो वो सब देखने की बात है। बट इट इज ऑल्सो बिसाइड द पॉइंट, इंडियन सिटीजन आस्किंग द गवर्नमेंट टू कम क्लीन ऑन इट्स ओन यूज ऑफ एनएसओ। तो क्या गवर्नमेंट यूज करवा रही है एनएसओ या नहीं? तो इंडियन सिटीजन चाहती है कि गवर्नमेंट इस पर अपना क्लीन, एकदम साफ सुथरी बाहर है कि वो एनएसओ यूज करा रही है कि नहीं करा रही है। और इट्स नॉलेज ऑफ हाउ पेगासस गॉट ऑन टू द फोन्स ऑफ प्रोमिनेंट इंडियंस। ऐसे बड़े बड़े इंडियंस के, प्रोमिनेंट जो इंडियंस है, उनके फोन में पेगासस आया कैसे? टू यूज इट्स ओन आर्ग्यूमेंट इफ इट हैज नथिंग टू हाइड। अगर गवर्नमेंट के पास कुछ हाइड करने के लिए नहीं है तो प्रोब हो ही जाए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रोब हो जाए कि क्या है एनएसओ का सब कुछ। फाइनली देयर विल बी द स्टैंडर्ड व्हाट अबाउट ट्री। अब जैसे ये बोला जाता है कि कांग्रेस भी ऐसा करती थी, सर्विलांस कराती थी, फोन हैक करवाती थी, तो ऑथर ने बोला हाँ वो करती थी, तो कांग्रेस डिड इट, एक्सक्यूज हैज रन इट्स एक्सपायरी डेट, एंड इफ द पेगासस एलिगेशंस आर ट्रू, तो हम एक नए तरीके के सर्विलांस वर्ल्ड में जी रहे हैं जिसमें सिटीजन के ऊपर सर्विलांस हो रहा है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि रिकवरी, हम ग्रीन रिकवरी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ऑथर ने बोला स्टबल बर्निंग का एक ऑल्टरनेटिव दिया जिसे आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में। इन अ फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ अराउंड दिवाली द बर्निंग ऑफ राइस क्रॉप रेसिड्यू इन नॉर्दर्न इंडिया विल क्रिएट एन एयर पोल्यूशन क्राइसिस। तो इससे जो राइस क्रॉप रेसिड्यू होता है, जो स्टबल बर्निंग करते हैं, उससे एयर पोल्यूशन हो जाता है यहाँ के एरिया में, दिल्ली के एरिया में। दिस कैन बी अवॉइडेड बाई प्रोकरिंग ऑल द क्रॉप वेस्ट एट अ रीम्यूनरेटिव प्राइस। तो ऑथर ने बोला है पहले ये जो सारा स्टबल है उसे प्रोकर कर लेना चाहिए एक रीम्यूनरेटिव प्राइस में। फिर ये जो वेस्ट है इन्हें ब्रिकेट्स में कन्वर्ट करना चाहिए, और जो कोल हम यूज करते हैं थर्मल पावर स्टेशन में, उन कोल की जगह इन ब्रिकेट्स को यूज करना चाहिए। एनटीपीसी इससे पहले ये चीज कर चुकी है, ब्रिकेट्स को यूज कर चुकी है कोल के इंस्टेड, और इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं। द क्रॉप वेस्ट कैन बी गिवन फॉर कन्वर्जन इनटू ब्रिकेट्स टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। अब ये जो कन्वर्जन है कि ये जो स्टबल बर्निंग है, ये जो क्रॉप वेस्ट है, जो स्टबल है, उसको ब्रिकेट्स में कन्वर्ट करने का काम आप प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी दे सकते हैं। डिस्पर्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉर कन्वर्जन वुड टेक प्लेस क्रिएटिंग डिमांड फॉर द कन्वर्जन इक्विपमेंट। अब जैसे आप प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को देंगे कि इसे कन्वर्ट करना है, तो पहले वो कन्वर्जन इक्विपमेंट लेकर आएंगे, कुछ लेबर की जरूरत पड़ेगी, कुछ ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, तो मार्केट में डिमांड तो अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी, और साथ ही साथ एयर पोल्यूशन भी लोअर हो जाएगा, गवर्नमेंट को कुछ कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी। तो इसकी जरूरत है कि स्टेबल बर्निंग के लिए ये किया जाए। दूसरी बात ऑथर ने बोली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं एयर पोल्यूशन नहीं करते हैं, और साथ ही कंसिडरेबली चीपर भी होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर मेन इशू आ रहा है वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो बट डिमांड इज नॉट राइजिंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा डिमांड नहीं आएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो टिल अ क्रिटिकल मास ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन रोड एज वेल एज इन रेसिडेंशियल एंड ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस इज क्रिएटेड, डिमांड फॉर ईवीज विल नॉट पिक अप। तो जरूरत है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द से जल्द बनाए जाए और चार्जिंग स्टेशन बनाए जाए। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है इट कैन बी फाइनेंस्ड फुल्ली थ्रू अ सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड डेट। ये जो चार्जिंग स्टेशन है वो बना दिए जाएं ओवर अ मिलियन, जिस सिटी की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, तो वहां पर तो ये चार्जिंग स्टेशन बना ही जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट गारंटेड डेट के थ्रू इसको फाइनेंस किया जाए। दिस वुड प्रोवाइड अ लार्ज डिमांड स्टिमुलस। अब क्या होगा, इससे डिमांड आएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ठीक है।
तो ये भी इलेक्ट्रिक रिकवरी में हेल्प करेगा। तो द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस, अब जो इलेक्ट्रिक बसेस खरीदी जाती हैं तो वो भी फाइनेंस करो गवर्नमेंट फाइनेंस गारंटेड डेट द्वारा, और उसको भी इलेक्ट्रिक बसेस दी लो। दीज मेजर्स इन एडिशन टू क्रिएटिंग डिमांड स्टिमुलस, तो ये डिमांड स्टिमुलस तो क्रिएट करेंगे करेंगे, साथ ही क्या करेंगे, जो हाईली पोल्यूटेड सिटीज है उनकी एयर क्वालिटी को अच्छा करेंगे। अब पेरिस एग्रीमेंट में हम अपने पेरिस एग्रीमेंट के कमिटमेंट से भी बियॉन्ड जाके हमने बोला हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करेंगे 2030 तक। तो ऑथर ने बोला इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एन इजी वे ऑफ अचीविंग प्रोग्रेस टू हैव अ नेशनल पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द स्टेट्स टू गेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू अनाउंस अ रेम्यूनरेटिव प्राइस एट विच दे वुड बाय सोलर पावर इन द केडब्ल्यू रेंज फ्रॉम द रूरल एरियाज। तो हम कैसे रूरल एरिया से खरीद सकते हैं ये एनर्जी, तो हम देखते हैं वो कैसे खरीद सकते हैं। जैसे कि रूरल एरियाज में हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं और वो उनके इरिगेशन में भी हेल्पफुल होगी। तो सोलर पावर जनरेटेड इन अ विलेज वुड मेक इट इजियर टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन द डे टू फार्मर्स फॉर इरिगेशन। इसके अलावा एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर भी होगा। तो अगर हम 1 मेगावाट भी जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम अ विलेज, ये काफी रियलिस्टिक है। तो 6 लाख विलेजेस होंगे तो हम 600 गीगावाट कैपेसिटी क्रिएट कर सकते हैं। अब सारे हाउस होल्ड एलपीजी स्टोव्स पर शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चली है, तो सारे हाउस होल्ड मोस्टली एलपीजी पे शिफ्ट हो गए। तो काउडंग कुकिंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं, तो काउडंग का क्या कर सकते हैं, और इंडिया में लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन भी है, तो हम काउडंग को यूजफुल कमर्शियल एनर्जी में यूज कर सकते हैं, गोबर गैस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऑथर ने ये सारी चीजें बोली हैं हम कैसे ग्रीन स्टिमुलस का यूज करके रिकवरी कर सकते हैं। तो पहला आपको स्टबल बर्निंग पता होनी चाहिए, स्टबल बर्निंग में कैसे ब्रिकेट्स में कन्वर्ट करेंगे और कोल के इंस्टेड यूज करेंगे। दूसरा ऑथर ने बोला चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़े। तीसरा ऑथर ने बोला कि कैसे हम 450 गीगावाट यूज कर सकते हैं रूरल एरियाज को रोपन करके। जैसे अगर 1 मेगावाट भी जनरेट हो तो 600 गीगावाट आराम से हो जाएगी। उसके बाद अब कैटल टैंक का यूज नहीं है तो उससे हम गोबर गैस बना सकते हैं। ये सारी चीजें बोली ऑथर ने, आई होप आपको समझ आएगा। ये जो थर्ड एडिटोरियल है मेकिंग ऑफ अ पार्टी स्टेट, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए वैसे सच है नहीं। यहाँ पर ऑथर ने बोला है 100 साल पहले सीसीपी बनी थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वो लगभग 1.3 बिलियन पीपल को गवर्न कर रही है चाइना के। काफी अच्छा काम भी किया उन्होंने, एक टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक इनोवेशन लेकर आए हैं, लेकिन साथ ही साथ वो पॉलिटिकल डिसेंट को बिल्कुल रिप्रेस कर देते हैं, एकदम ऑथोरिटेटिव है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी गवर्न्स वन ऑफ द मोस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री। तो नाम कम्युनिस्ट है पर ये है कैपिटलिस्ट। कैसे, जो सोवियत स्टाइल कमांड इकोनॉमी था कि सब कुछ गवर्नमेंट कमांड करेगी, सारी चीजें नेशनलाइज कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है चाइना में। चाइना भले ही कम्युनिस्ट बोलता है अपने आप को पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना खुद को बोलता है सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसने चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या है, वो ये हैं, अ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी इन विच द स्टेट वुड स्टिल प्ले अ मेजर रोल। तो सारी चीजें मार्केट ड्रिवन होगी पर स्टेट का भी अपना एक रोल रहेगा, वो इनेबलर होगा कैपिटलिज्म का कि कैपिटलिज्म अच्छे से ग्रो करे। तो बेसिकली वो है कैपिटलिज्म। फिर ऑथर ने ये भी बोला है कि वहां ये मोस्टली सीसीपी जो है मेल पार्टी, यहाँ पे विमेन का ज्यादा रोल है नहीं। तो वाइल देयर आर ग्रोइंग नंबर्स ऑफ विमेन लीडर्स एट लोअर लेवल्स, द क्लोजर वन वहां पर काफी कम है। अगर बिजनेस एलीट में देखो तो वहां पे सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ विमेन है, लेकिन पॉलिटिकल एलीट में काफी कम है। 1920 से ही पार्टी का बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है कंट्रोल ऑफ पावर के लिए। तो कंट्रोल ऑफ पावर के लिए पार्टी कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि इन्होंने बहुत सारे सिविलियंस को भी मारा 1989 में। तो ये सीसीपी के द्वारा एक इंडिकेशन था कि ये कुछ भी कर सकती है, फोर्स का यूज भी कर सकती है जब तक इसे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हो। अब CCP also thinks long and hard about its relationship with the wider world. The relationship with the US is bar none its most important and most precious. तो US के साथ तो आपको पता है चाइना के रिलेशन कितने खराब हो चुके हैं। The US is regarded not just an economic and strategic competitor but also an ideological challenge. तो अब US सिर्फ इकोनॉमिक या स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर नहीं है चाइना के लिए, एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज भी है। क्योंकि यूएस क्या चाहता है, यूएस चाहता है हर जगह डेमोक्रेसी प्रोपेगेट हो, कैपिटलिज्म है। लेकिन चाइना क्या बोलता है कि चाइना का सिस्टम बिल्कुल अलग है और चाइना अपने सिस्टम को एक्सपोर्ट भी नहीं करता यूएस की तरह। The CCP is always keen to portray itself as a peaceful advocate of non-interference. तो CCP अपने आप को ऐसे एडवोकेट करता है कि वो नॉन इंटरफेरेंस की तरह है, एज अपोज टू अमेरिका। जैसे कि अमेरिका इराक वॉर में आ गया, फिर अभी यहाँ पे अफगानिस्तान में आ गया, तो ऐसा CCP नहीं करता, ऐसा चाइना बोलता है। अदर कंट्रीज आर असेस्ड इन टर्म्स ऑफ द क्लोजनेस और डिस्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप विद अमेरिका। अब इंडिया जैसे कि क्वाड की तरफ मूव हुआ था, वेयर इट वुड वर्क मोर विद द यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी वजह से कुछ हमने बीजिंग की वोल्फ वेरिएंट डिप्लोमेसी भी देखी, जैसे उन्होंने बांग्लादेश को बोला कि आपको क्वाड में जुड़ने का कोई मतलब नहीं, आप क्वाड में मत जोड़ो। तो ये सारी चीजें हैं कि जैसे वोल्फ वेरिएंट डिप्लोमेसी हमें देखने को मिलती है चाइना की। जीस पार्टी डज नॉट शेयर दैट डिजायर। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला कि जी और माओ के अल्टीमेट गोल में क्या अंतर था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। इट वॉन्ट्स चाइना टू राइज। अब बेसिकली जो चाइना है, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जी जिनपिंग, वो बेसिकली चाहते चाइना बढ़े, तो लेकिन एक कंफ्यूशियन रिलेशनशिप हो उसकी लीडर्स के साथ।
नॉट अ माइस्ट वन। दे शुड नो देयर प्लेस, की मतलब जो सिटीजन उनको अपनी जगह पता होनी चाहिए, और सिर्फ जो भी उनको बेनेवलेंस हो रहा है उससे वो खुश रहें। कंज्यूमरिज्म, उनको नए फ्लैट्स दिए जाए वो उससे खुश है, मोबाइल फोन दिए जाए, वेकेशन, गुड एजुकेशन, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनको कितने राइट्स मिल रहे हैं, बस वो खुश रहें जो उनको सरकार दे रही है। बट दे आर टेक्नोक्रेटिक एंड कंज्यूमरिस्ट वन, नॉट ड्रीम्स ऑफ रिवॉल्यूशन। तो वो टेक्नोक्रेटिक रहे, कंज्यूमरिस्ट रहे, लेकिन किसी भी रिवॉल्यूशन के बारे में ना सोचें कि हम रिवॉल्यूशन करके तख्ता पलट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। फॉर्मली ऑथोरिटेरियन, ग्लोबल इन स्कोप, कंज्यूमरिस्ट एंड एस्पिरेशन। तो अब सीसीपी ने जो चाइना बनाया है वो पूरी तरीके से ऑथोरिटेरियन है, ग्लोबल है स्कोप में, कंज्यूमरिस्ट है, लोगों में कंज्यूमरिज्म की भावना बहुत ज्यादा है, एंड इनोवेटिव इन टेक्नोलॉजी, लेकिन साथ ही वो रिवॉल्यूशनरी नहीं है। द पार्टीज फाउंडर्स कुड स्कार्सली हैव इमेजिन्ड व्हाट दे हैड सेट इन मोशन 100 years ago। ये जो एडिटोरियल ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं, तो अगर आपको पढ़ना तो आप एक बार देख लेना। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। अब जेफ बेजोस की जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन न्यू शेफर्ड रॉकेट, तो अभी स्पेस में गया था फ्रॉम रिमोट वेस्ट टेक्सास ऑन द 52nd एनिवर्सरी ऑफ द अपोलो 11 मून लैंडिंग। तो अपोलो 11 की मून लैंडिंग हुई थी उसी दिन, उसके लगभग 52nd एनिवर्सरी पर ये गया था स्पेस में। अब ये दूसरे ऐसे व्यक्ति बन गए वर्जिन गैलेक्टिक्स रिचर्ड ब्रैंसन के बाद जो कि स्पेस में गए हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपटीशन भी चल रहा था कि वर्जिन गैलेक्टिक पहले जाएगा, ब्लू ओरिजिन पहले जाएगा। तो वर्जिन गैलेक्टिक जो था वो 9 दिन पहले चला गया। तो यहाँ पे ब्लू ओरिजिन का ये कहना है जो सबसे पहला इंसान गया है स्पेस में, तो सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन हु रॉकेटेड इनटू ऑर्बिट ऑन April 12, 1961। तो बेजोस नोटेड दिस वीक दैट ओनली वन पर्सन कैन ले क्लेम टू बीइंग फर्स्ट इन स्पेस। तो वो फर्स्ट पर्सन कौन है? सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन। आगे चलते हैं। यहाँ पर पहला पेगासस स्पाईवेयर के बारे में, दूसरा डेल्टा कितना ज्यादा स्प्रेड होता है, और तीसरा ये कि कितने वजह से कितने लोग कितने बच्चे कोविड की वजह से ऑर्फन हो गए। तो ये भी हम नहीं देखेंगे, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात की गई है, तो हम यहाँ पर देखते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है। इवन एज स्टेट ओन्ड बैंक्स हैव आइडेंटिफाइड 22 असेट्स। तो जो स्टेट ओन्ड बैंक्स है उन्होंने लगभग 22 असेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है जो 82,500 करोड़ के हैं, कि वो इन्हें ट्रांसफर कर देंगे नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अभी नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड क्या है? तो ये बेड बैंक है। अब ये क्या करेगी? ये नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये सारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वर्थ ₹2 लाख करोड़ को खरीद लेगी। अभी जो NARCL है ओन्ड है बाय द स्टेट ओन्ड बैंक्स, और ये रजिस्टर है रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। तो NARCL को कौन ओन करता है? तो स्टेट ओन्ड बैंक्स। दीज आर द काइंड ऑफ असेट्स व्हिच कांट बी इफेक्टिवली रिजॉल्व थ्रू द एग्जिस्टिंग रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो जो भी रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसके थ्रू ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है इनको नहीं रिजोल्व किया जा सकता है, इसीलिए बेसिकली डिसाइड किया गया है कि इन्हें ARC को बेच दिया जाएगा। Government sources said most existing asset reconstruction companies were thinly capitalized and could not deal with the scope of NPA problem। अब कुछ गवर्नमेंट की सोर्सेज ये कह रहे हैं जो NPA वो बहुत ज्यादा है और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसे हैंडल नहीं कर पाएंगी, और जहाँ पे पोटेंशियल रिकवरी है वो एक्चुअली लिक्विडेशन वैल्यू के बराबर ही है। तो ऐसे में बहुत टफ हो जाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए इसे देखना। NACR को बेड बैंक भी बोला जाता है और लगभग 8 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसके शेयर होल्डर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी फाइल विद द ROC, वाइल SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, ये सब लोग इसके शेयर होल्डर्स हैं। एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी इट विल कैरी द बिजनेस ऑफ एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी। बिसाइड्स डीलिंग इन फाइनेंशियल असेट्स, ये मैनेज भी करेगी और साथ ही किसी भी प्रॉपर्टी को रिलाइज भी करेगी जो भी इसके पोजीशन में आएगी, मतलब उसकी वैल्यू रिलाइज करने की कोशिश करेगी। अगर वैल्यू रिलाइज नहीं हुई तो बेच देगी मार्केट में। तो NARCL is expected to start functioning soon. The Reserve Bank of India being the रेगुलेटर ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को कौन रेगुलेट करेगा? तो RBI ही करेगी। तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी निकाल दिया गया है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के कि ये कैसे काम करेगी। While the government does not have any equity stake in the company, गवर्नमेंट का कोई भी इक्विटी स्टेक नहीं है। It will provide guarantee against loan losses on the security receipt issued by the NARCL। लेकिन NARCL को अगर कोई भी लोन लॉसेस होता है तो गारंटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। NARCL will manage these assets। तो NARCL को ये सारे जो भी NPS बेचे जाएंगे तो NARCL उनको मैनेज करने की कोशिश करेगी और उन्हें ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को बेच देगी और भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को बेच देगी ताकि उन एसेट्स की वैल्यू निकाल सके जितनी भी वो निकाल पाएगी। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आएगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।